किरण प्रजापत है। मैं अभी इसी वर्ष 2020 और 21 की जो वैकेंसी है आरजेएस की, उसमें सेलेक्ट हुई हूँ और 21वीं रैंक है मेरी। Hi dear students, how are you? I am Harsh Bihari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट बिहार एपीओ में क्वालिफाई किए हैं, उनका मेंस का क्लासेस क्रैश कोर्स के रूप में स्टार्ट हो रहा है और ये कल 21 तारीख है। कल से 8:30 बजे सुबह स्टार्ट हो जाएगा। इस क्लास में आप लोग को आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और जो 6 माइनर एक्ट हैं उसकी क्लासेस आप लोग को करने को मिलेगी। इसमें आप लोग को एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाएंगे और उसी तरह रहेंगे जाके, ताकि आप जाके एग्ज़ाम हॉल में उसका आंसर लिखें। और जो और पेपर है उसके लिए आपको हल्का फुल्का गाइड मिल जाएगा सर की ओर से और आपको उसकी तैयारी करनी है। तो पहला इस समय टारगेट रखा गया है कि वो स्टूडेंट जो बिहार एपीओ का प्री निकाले हैं और बहुत बम्पर वैकेंसी है, 553 पोस्ट है, उसके लिए छूटने ना पाए, क्योंकि डियर स्टूडेंट इतनी पोस्ट आना आगे भविष्य में हमें कम लग रहा है कि आ पाएगी। इसलिए जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं इसका फ़ायदा उठाए। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जो फुली डिवोटेड है जुडिशरी एग्जामिनेशंस के लिए। चाहे कोई वैकेंसी आती, कोई रिजल्ट आता है, कोई एग्ज़ाम होता है, कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं, पार्लियामेंट के कोई अमेंडमेंट आते हैं, कोई नया कानून बनता है, तो सबसे पहले परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पे उसको लॉन्च किया जाता है। फ्री ऑफ कास्ट चैनल है। आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। इससे ये होगा कि जैसे कोई वीडियो आएगा आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आ जाएगा कि सर का कोई नया वीडियो आ गया है। इसमें किरण प्रजापति आ गई हैं। देखिए, ये राजस्थान जुडिशरी में फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने सिलेक्शन लिया और सबसे अच्छी बात है कि इनका लॉ भी इसी कंप्लीट हुआ और लॉ कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने सिलेक्शन लिया। तो किरण, आपका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में। और परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में क्योंकि एचजेएस के भी स्टूडेंट है, हायर जुडिशियल के, तो वो लोग तो आपसे सीनियर है उम्र में, ठीक है, आप उनसे छोटी भी हैं, लेकिन ये है कि बड़े छोटे का कोई मतलब नहीं होता। जो सफलता पहले पाता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। बाकी उम्र तो जो बड़ी है वो हर समय बड़ी रहती है, ठीक है। हमारे मैम, गुड इवनिंग मैम। बधाई हो मैम। थैंक यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। और गुड इवनिंग। और हम आप थोड़ा सा परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के बारे में आपको बता दें थोड़ा। देखिए, ये जो स्टूडेंट है ये 2 इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं। एक तो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंट हैं और दूसरे अनअकैडमी जुडिशरी के स्टूडेंट हैं। क्योंकि सर दोनों इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, तो दोनों इंस्टीट्यूट के हमने स्टूडेंटों को कॉल किया था आपसे बात करने के लिए, वो आपसे कुछ सीखने के लिए। अब हम चाहेंगे कि अगली आवाज़ जो है वो किरण की रहेगी और वो अपना एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करेंगी, उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और फिर जो आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछना होगा वो क्वेश्चन पूछिएगा। अगली आवाज़ किरण की। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं परीक्षा रिफ्रेशर टीम और श्रीवास्तव सर आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मुझे आपने ये मौका दिया कि मैं यहाँ आकर बात कर सकूँ। मैं देख रही हूँ मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर भी हैं, तो मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके साथ रूबरू हो सकूँ, इसलिए थैंक यू। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम किरण प्रजापत है। मैं अभी इसी वर्ष 2020 और 21 की जो वैकेंसी है आरजेएस की, उसमें सेलेक्ट हुई हूँ और 21वीं रैंक है मेरी। तो इसमें जैसा कि अब जब आप सब एलएलबी के स्टूडेंट हैं, तो या तो एलएलबी के स्टूडेंट रह चुके हैं या एलएलबी कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट, तो आप सबको पता है कि इसके जुडिशरी के लिए तो जो बेयर एक्ट होता है, मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो जो बेयर एक्ट होता है वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बेयर एक्ट ही। आपको बेयर एक्ट पे अच्छे से कमांड रखनी चाहिए।
फिर दूसरा ये है कि अगर जुडिशरी का पेपर है तो आपको पता है कि 3 स्टेज का होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो मैं स्टेप बाय स्टेप में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, फिर आपकी जो क्वेरी हो वो आप मुझे बता देना। प्रीलिम्स में ये है कि मेरा, यस सर, माइक आपका दूर है या थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ आवाज यस सर, आपकी ये हल्की सी। माइक, हाँ, थोड़ा यस एडजस्ट कर सर, लीजिए। मैं थोड़ा तेज बोल लेती हूँ मैं। हाँ अब हाँ ठीक है सर? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ अब ठीक है, ठीक है। चलिए। हाँ, थैंक यू। तो मैं ये जुडिशरी की प्रिपरेशन के स्टेज बाय स्टेज जो है वो एक बार मैं बता देती हूँ, फिर इसके बाद आप लोगों की जो क्वेरीज हो वो आप मुझे जरूर बताना, ठीक है? सबसे पहले तो प्रीलिम्स के स्टेज है। प्रीलिम्स में तो सबसे इम्पोर्टेंट तो बेयरेक्ट ही होते हैं। आपको बेयरेक्ट पे अच्छी कमांड करनी है। बेयरेक्ट के जो लैंग्वेज बेयरेक्ट की कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती और वो याद भी नहीं होती, ना मेंस में लिखनी होती है ना इंटरव्यू में बोलनी होती है। लेकिन जो जो भी सेक्शंस है उनके कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए और कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए, तो आपको उन पे अच्छी कमांड होनी चाहिए और ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है। बार बार रिवीजन करने से आप उन्हें कर सकते हो। फिर दूसरा प्रीलिम्स में ये है कि जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मैंने भी की है। देखिए आपने कितनी प्रिपरेशन की है ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, आपके जो प्रीलिम्स के 2 घंटे हैं उसमें आपने पेपर कैसे किया है वो इम्पोर्टेंट रखता है। तो जब आप एमसीक्यू फिल करते हो उसमें आपको बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। इसमें मेरा ये रहता था कि मेरा ये रहा है कि मैंने एक बार एमसीक्यू डायरेक्ट ना फिल करके एक बार पूरे पेपर को डॉट डॉट करके मेरे आंसर को वो किया है। उसमें सच में मैंने देखा आवाज पर जो सर ध्यान दीजिए। मैडम, सर, आवाज क्लियर नहीं आती। सर अब आ रही है? हाँ, अब बिल्कुल अच्छे है। ये माइक का ही है, मैं यूं कर लेती हूँ, ठीक है? यस तो यस। एमसीक्यू फिल करने में आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। 2 क्वेश्चन मुझसे भी आते हुए गलत हुए हैं और मैंने जो मेरे जानकार थे कुछ, उनका देखा है कि उनके बहुत से क्वेश्चन आते, हेलो, उनके बहुत से क्वेश्चन उनको आंसर आते हुए भी गलत हो गए, जिनकी वजह से उनका प्रीलिम्स ही नहीं हो पाया, भले ही उन्होंने 2-3 साल से तैयारी की हुई हो। तो ये मैंने पर्सनली देखा है। इसलिए वो जो 2 घंटे आपके हैं, आपको प्रीलिम्स देने हैं, तो उसमें आपको अच्छे से माइंड को अच्छे से रख के और फिर पेपर करना है। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि वो 2 घंटे आपका डिसाइड करते हैं कि आपका प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा। ऑफ कोर्स प्रिपरेशन तो है ही। इसके अलावा प्रीलिम्स में जो आरजेएस में ग्रामर का रोल होता है, हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर आती है, तो ग्रामर पे फोकस करें। वोकेबलरी पे मेरा इतना फोकस नहीं था, लेकिन ग्रामर पे मैंने फोकस किया, क्योंकि ग्रामर के क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपने ग्रामर के रूल्स पढ़ लिए तो वो गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो प्रीलिम्स का तो यही है, पेपर सोल्व करिए और बैरक पे अच्छी कमांड रखिए। और केस लो का मैं ये बता दूं, इस बार राजस्थान प्रीलिम्स में केस लो नहीं पूछे थे, लेकिन मेंस में पूछ लिए थे और इंटरव्यू में तो डेफिनेटली पूछते हैं। इसलिए केस लो 2 तरीके से होते हैं, तो एक तो लीडिंग केस लॉज होते हैं और एक रीसेंट केस लॉज होते हैं। लीडिंग केस लॉज हमें टेक्स्ट बुक में मिल जाते हैं और रीसेंट केस लॉज के लिए हमें खुद को एक्टिव होना पड़ता है। या तो आप जैसे सर से गाइडेंस ले रहे हैं तो वहां सर बता देंगे आपको, या फिर आपको खुद को भी एक्टिव होना पड़ता है और आपको रीसेंट केस लॉज ध्यान में होने चाहिए। तो प्रीलिम्स का तो ये है। मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग, क्योंकि जो स्टूडेंट मेंस दे रहे हैं उन्हें लगभग हर 60 या 70% पेपर हर स्टूडेंट को आता है, लेकिन मेन जो होता है वो आंसर राइटिंग होता है कि आप किस तरीके से अपना आंसर लिखेंगे। तो आंसर राइटिंग के लिए आपको ये कि प्रैक्टिस करनी जरूरी है उसके लिए, और प्रैक्टिस करनी खुद से ही नहीं, उसको एक बार चेक भी करवाइए। जैसे सर का आपके पास गाइडेंस है तो सर से चेक करवाइए। इससे ये होता है कि आपको आपके प्लस और माइनस पॉइंट जो होते हैं वो आपको पता चल जाते हैं, और ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। मुझे भी जब मेरे आंसर लिखने का जो तरीका है वो मुझे पता चला, तो मुझे लगा कि हाँ ये चीज मेरे पॉजिटिव है तो मुझे इसको एग्जाम में भी कैरी करनी है, और ये चीज मेरी नेगेटिव है तो मुझे इसको छोड़ना है। तो ये आपको एक बार सर से या किसी गाइडेंस ले लेना चाहिए और चेक करवाने चाहिए। देखिए मीडियम कोई मैटर नहीं करता, ये थोड़ा फियर रहता है कि हिंदी मीडियम के सिलेक्शन नहीं होते। मेरा हिंदी मीडियम ही है, मैंने मेंस हिंदी मीडियम में ही लिखा है और 21 रैंक है आरजेएस में, और मुझसे भी ऊपर के जो रैंक है कुछ स्टूडेंट वो भी हिंदी मीडियम से ही थे। तो मीडियम कोई मैटर नहीं करता, आपका जैसा भी Please put मीडियम हो your mic आपका। near your mouth.
सर मेरा तो इतना है सर, जो मैं कर सकती हूँ वो यही है। और किसी को प्रॉब्लम हो रही है माइक में, आवाज में? सही। ठीक है मैम, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक चल रहा है सर आपका, फिर ठीक चल आप एक बार चेक करिए अपना, नेटवर्क में कोई इश्यू होगा इस वजह से। तो जी सर, तो मैं मीडियम की बात करती कि मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर आपने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है वो इम्पोर्टेंस रखता है। मैं दो तरीके से एक बता देती हूँ जो मेरा था। आंसर क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं और एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो जहां तक हो सके डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको आंसर को एक पैराग्राफ में ना लिख करके जितना हो सके उसको टुकड़ों में तोड़ दें। इतना भी नहीं कि जैसे नोट्स बनाते हैं वैसा हो जाए, इतना भी नहीं, लाइनिंग होनी चाहिए, लेकिन उसको जितना हो सके टुकड़ों में तोड़ के आंसर लिखे तो वो अच्छा रिप्रेजेंट होता है। और प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम के पहले उसका जिस प्रोविजन से प्रॉब्लम ली है वो प्रोविजन बताएं, उसके बाद में उसको प्रॉब्लम से रिलेट करें और अपनी ओपिनियन दें। ये है, ओपिनियन लास्ट में देनी चाहिए, ये मेरा तरीका रहता था। सर एक मिनट, हाँ, हेलो सर, ठीक है अभी? हाँ जी, ठीक है। ओके सर, मैं कुछ इश्यू हो गया था। तो ये है मेंस का। मेंस में आरजेएस में जजमेंट राइटिंग आती है, तो जिस जुडिशरी में जजमेंट राइटिंग आती है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, तो आपको जजमेंट राइटिंग पे फोकस करनी चाहिए। सिविल में जजमेंट प्लस ऑर्डर राइटिंग दोनों होती हैं, तो दोनों पे फोकस करिए। मैंने देखा था इस टाइम जजमेंट पे मोस्टली स्टूडेंट फोकस करते हैं लेकिन ऑर्डर राइटिंग पे नहीं करते। और इस बार सिविल में दोनों क्वेश्चन ऑर्डर राइटिंग के ही आए थे, जजमेंट नहीं पूछा था। तो इससे थोड़ा नुकसान हो जाता है, इसलिए आपको ऑर्डर राइटिंग प्लस जजमेंट राइटिंग, और ये कोई एक बार अगर आपने सीख लिया तो आप डेली प्रैक्टिस करोगे उसकी तो वो हो जाता है। ऐसे राइटिंग के लिए ये है कि आपको ऐसे राइटिंग में जो रेगुलर टॉपिक होते हैं वो आपको अभी से ही, रेगुलर टॉपिक कुछ 20-25 टॉपिक होते हैं वो अभी से ही निकाल के आपको उनके ऐसे लिख लेने चाहिए, तैयार कर लेने चाहिए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए मैं ये कहूंगी उनको जहां तक हो सकती है वो दिक्कत आती है इंग्लिश ऐसे राइटिंग में। मैं भी हिंदी मीडियम से थी, मुझे भी ये हमेशा से ये रहता था, लेकिन मैंने खुद ने जब ऐसे लिखा तो मैंने फील किया कि ये सिर्फ एक डर है। ये डर है कि कोई हमें जज करेगा अगर हम इंग्लिश गलत लिख के चेक करवाएंगे तो ये इस डर से निकलना जरूरी होता है। आप डायरेक्ट इंग्लिश में ऐसे लिखिए और किसी से चेक करवाइए, आपके पास सर है तो सर से चेक करवाइए कि सर ये ठीक है क्या इंग्लिश में, चाहे वो उसमें 1000 गलती निकाले लेकिन चेक करवाइए। आपको ओवरकम करने के लिए आप ऐसे लिखिए इंग्लिश में डायरेक्ट और उसको चेक करवाइए। अगर आपने थोड़े टाइम के लिए ये प्रैक्टिस कर ली तो मैं श्योर हूँ कि इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। मैं हिंदी मीडियम से हूँ लेकिन मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों ऐसे में सेम मार्क्स मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका लैंग्वेज अगर हिंदी हो तो आपका इंग्लिश में ऐसे अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन ये है। बाकी ऐसे की जो फ्रेमिंग है वो आप सर से गाइडेंस ले लेना, फ्रेमिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐसे में फैक्ट जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो ओनली सपोर्टिव होते हैं, वो आपके ऐसे को सपोर्ट करते हैं। तो फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान ना दे करके थॉट्स पे ध्यान देना चाहिए, थॉट्स आपको अपने ऐसे पे बताने चाहिए। तो ऐसे इस तरीके से आप, और ऐसे की फ्रेमिंग पे थोड़ा ध्यान देना कि फ्रेम थोड़ा अच्छे से कर सके। सॉल्यूशन जो होते हैं ऐसे में वो दो तरीके से सॉल्यूशन चाहो तो लिख सकते हैं, और सॉल्यूशन जहां तक हो के प्रैक्टिकल होने चाहिए। और सॉल्यूशन में कुछ सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म होते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं। तो हम चाहे तो हम इस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं कि ये मेरे शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है और ये मेरे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। क्योंकि कई बार सॉल्यूशन हम ऐसे लिख देते हैं जो एक दिन में तो क्या एक साल में भी पॉसिबल नहीं होते, तो ये फिर वो प्रैक्टिकल नहीं रह जाता। लेकिन हम उसे लॉन्ग टर्म बता करके हम उसे लिख सकते हैं कि ये मेरे इसमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। ये कुछ टिप्स थे जो मैंने भी यूज किए थे और बेनिफिशियल रहते हैं ये। इंटरव्यू के लिए ये है, इंटरव्यू के लिए तो जब आप मेंस क्लियर कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिल जाता है, टीचर्स मैंने भी लिया था। लेकिन फिर भी मैं मेरा एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि इंटरव्यू के लिए ये होता है कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो गलती मैंने करी थी वो तो बिल्कुल मत करना। इंटरव्यू के फर्स्ट दिन तक पढ़ते रहना, इंटरव्यू के दिन तक पढ़ते रहना, क्योंकि इंटरव्यू
में इतना बेसिक पूछते हैं कि आपको, अगर आपने इंटरव्यू से 4-5 दिन पहले भी पढ़ाई छोड़ दी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं तो इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं होती है। और इंटरव्यू ओवरऑल सब पूछते हैं इंटरव्यू में, लॉ भी पूछते हैं, करेंट्स भी पूछते हैं, जीके भी पूछते हैं। राजस्थान, मेरा आरजेएस का इंटरव्यू था राजस्थान का, तो राजस्थान की जीके भी पूछी थी। तो इंटरव्यू में ऑल ओवर होता है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो बोर्ड इतना पोलाइट रहते हैं, इतना हम्बल रहते हैं कि आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो भी बहुत पोलाइटली नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। तो इंटरव्यू में मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बस ये है कि कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में अच्छा रखना चाहिए। तो ये तो ऑल ओवर प्रिपरेशन है जो स्टेप बाय स्टेप मैंने बताई है। इसके अलावा ये है कि मैंने सेल्फ स्टडी से किया है। मेंस में मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, जैसा मैंने बताया कि वो देना जरूरी भी है, और इंटरव्यू में गाइडेंस ली है मैंने, वो भी बहुत जरूरी है। तो आप आपको बस गाइडेंस की जरूरत है, चाहे आपको कोचिंग में सर से मिल रही है या फिर आपको वैसे कहीं से मिल रही है। मेरा ये था कि मैं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो मैंने कॉलेज में पढ़ लिया था अच्छे से। उसके बाद में मैंने 1 साल फिर से कॉलेज में पढ़ लिया, टीचर से रिक्वेस्ट की। और ये सच है, अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो तो कोई भी आपको मना नहीं करता, और हर किसी की सोच पॉजिटिव होती जाती है, लेकिन जरूरत है आपके एक स्टेप आगे बढ़ने की। मैंने रिक्वेस्ट की, मेरे सेशन खत्म होने के बाद भी उन्होंने मुझे पढ़ाया एक बार और। तो ये इस तरीके से हो गया। बाकी फिर मैंने मेंस के टेस्ट सीरीज के लिए और इंटरव्यू के लिए गाइडेंस मैंने ली, और वो जरूरी भी है, गाइडेंस जरूरी है, कहीं से भी मिले आपको। इसके अलावा जैसे सर ने मुझे बताया था कि आपको कोई दिक्कत है आई हो तो वो भी बता दो, वो भी बता देना। तो एक तो ये कोचिंग का इशू था मेरा, तो मैंने इस तरीके से किया। कोविड था मेरे प्रिपरेशन के टाइम, कोविड था तो मैंने उस टाइम को यूज किया अच्छे से, और कहीं जाना नहीं होता था तो मैंने उसको अच्छे से यूज किया और पढ़ने में मेरा रखा उसको। इसके अलावा जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, एक होता है ये जो प्री मेंस और इंटरव्यू का जो पूरा वो होता है, कम से कम भी 1 साल उसमें लग जाता है, एग्जाम में लग जाता है 1 साल वैकेंसी में ही। उससे पहले की प्रिपरेशन तो अलग है। तो इसमें कई बार कंटिन्यूएंसी की दिक्कत आती है कि आप रेगुलर नहीं पढ़ पाते हो। तो बस ये थोड़ा ध्यान रखना कि जो एम है, मेन जो एम है उसको ध्यान में रखना। भले आपकी 1 दिन 2 दिन पढ़ाई नहीं हो, होता है ऐसा, हमारे मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन अगर आपको मेन एम याद हो तो आपको तीसरे दिन चौथे दिन याद आएगा ही कि पढ़ना है। और ये रिग्रेट रखना कि मैंने 2 दिन खराब कर दिए। तो ये लंबी प्रिपरेशन में ये थोड़ा होता है कि इतने टाइम तक रेगुलर बने रहना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको मेन एम याद है, जिस चीज से भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे मेरे मम्मी पापा की शक्ल देख के मोटिवेशन मिलता था, तो उसी को देख करके ही अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी ऐसी तो कोई दिक्कत आई नहीं। थोड़ी फैमिली में भी रहती थी, गर्ल्स को थोड़ा ये ज्यादा रहता है। मैं जैसे ग्रामीण बैकग्राउंड से हूँ, तो वहां पे शादी का ये रहता था। लेकिन मेन चीज यही है कि अगर आपको करना है तो आपने अगर एक स्टेप आगे लिया तो, और आपके परिवार वालों को लगा है कि हाँ ये कर सकती है, तो वो उनकी सोच जरूर बदलेगी। आप एक स्टेप आगे बढ़ो, वो भी बढ़ेंगे। तो मुझे तो ये कहना, बाकी आप लोगों को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू। बहुत ही अच्छा आपने बताया। सबसे पहली बात, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं कहाँ से फोबिया पकड़ लिया है कि हिंदी मीडियम वालों का जुडिशरी में नहीं होता। ठीक है, ये आपने देखा है कि ये इसके करंट एग्जाम्पल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका मीडियम का कोई मायने नहीं रखता। जिस मीडियम में आप अपने बात को रख सकते हैं सही ढंग से, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो एक तो पहले आप लोग का एक ये आज से दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, राजस्थान में हमारे ढेर सारे फ्रेंड हैं और सब हिंदी मीडियम के, सब हिंदी मीडियम के, सब आज डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के हैं। और हिंदी मीडियम के नहीं, सब प्राथमिक पाठशाला के हैं किरण, आप समझना, मतलब वो जो बेसिक यस स्कूल सर। होता था। तो एक तो यस आप सर। लोगों ने ये दिमाग से, दूसरी चीज़ जो बहुत अच्छी चीज़ बताया आपने कि हम लोग को रेगुलरिटी मेंटेन रखना है। यस सर, ये जरूरी है ये। बहुत ज़रूरी है। और रेगुलरिटी में कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए घर परिवार में कोई ऐसा ओकेज़न आ गया कि हमको 1-2 दिन नहीं पढ़ना पड़ा, और 35 डेज कोई पढ़ भी नहीं सकता है, 365 दिन कोई पढ़ भी नहीं सकता।
यस सर। ठीक है, तो वो रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप जब 2 दिन के बाद बैठे हैं तो आपको ये याद आ जाए कि मेरा 2 दिन पढ़ाई नहीं हुई है, तब आपका मन लगेगा। अब आपने सोचा आज फिर पढ़ ले, फिर 2 दिन छोड़ देंगे। और एक बात और हमें बहुत अच्छी लगी कि आपके ऊपर, जैसे मान लीजिए इन्होंने बताया कि वो रूरल एरिया से थी और गर्ल्स थी, तो थोड़ा एक प्रेशर रहता है कि भाई माँ बाप का भी सोचना सही है। माँ बाप का सोचना होता है कि भाई लड़की की मैं शादी कर दूँ, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो। लेकिन अगर माँ बाप को ये पता चल जाए कि मेरी बेटी जो है बहुत अच्छे लक्ष्य की ओर जा रही है और ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा, तो घर परिवार का नाम होगा, बच्ची का नाम होगा, गांव देश का नाम होगा, और जिस फैमिली से बिलोंग करते उसका नाम। आज इन्होंने इतनी अच्छी सफलता अर्जित की तो माँ बाप का भी दिल बहुत खुश हुआ। हमने तो आपके पापा से भी बात किया, चाचा से भी बात किया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग पर रखिएगा। और हम ये कहना चाहेंगे जो आप लोग जो पूछना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उनको प्रेफरेंस देंगे जिन्होंने आरजीएस का अपना टारगेट बनाया है। जिन्होंने आरजीएस का खास का टारगेट बनाया है, जिन्होंने राजस्थान जुडिशरी का टारगेट बनाया है, पहला प्रेफरेंस हम उनको देंगे कि जो चीज़ें आपको पूछनी है आपके सामने बैठी हुई हैं, फिर और लोग अपना पूछिएगा। चलिए, जिसको जो पूछना हो अपना क्वेश्चन रखें, समय न बिल्कुल ख़राब करिएगा। सीधी से पूजा प्रजापति जुड़ी है। पूजा आप जुड़ी है सीधी से। हाँ, कुछ पूछना है आपको? पूजा बहुत डरी डरी रहती है, इनको हम क्लास में ढूंढते रहते हैं और रोज इनको बुलाते हैं कि पूजा कहाँ गई। पूजा कुछ पूछना है? देखो, नहीं सर, नहीं पूछना सर। एक्चुअली में वो थोड़ी मुझे जल्दी भूल जाता है ना, इस वजह से मैं थोड़ी घबराई सी रहती हूँ। जल्दी भूल जाती है तो हमने कुछ बताया भी तो था आपको जल्दी भूलने के लिए। ठीक है, जी सर, आप। हाँ, किसी होम्योपैथ के डॉक्टर को दिखाइए, होम्योपैथ में बहुत अच्छी मेडिसिन आती है। ठीक है, जी सर। हाँ, उसको जी। लीजिएगा तो आपकी मेमोरी जो है वो ठीक हो जाएगी। और किसी को जल्दी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। हाँ, चलिए। गुड इवनिंग। मैम, गुड इवनिंग। माई सेल्फ आदित्य मिश्रा, आई एम BA सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो मैम, जैसे आपने बताया कि आप कॉलेज के टाइम से तैयारी करती थी, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने किया, तो मतलब आपका क्या एक अलग स्ट्रेटजी था जो मतलब बहुत अलग कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कर लिया, क्योंकि बाकी तो बहुत दिन से तैयारी करते हैं। सर एक मिनट, क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मुझे आवाज साफ नहीं आई। कॉलेज के बाद से मतलब। मैम, जैसा कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि काफी लोग इसमें प्रिपरेशन करते हैं, बट आपने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं किया, तो जरूर आपका, आपने जैसे बताया कि आप कॉलेज के टाइम से ही बहुत अच्छा मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम, तो मतलब क्या वो एक अलग था कि जो मतलब बहुत दिनों से लोग तैयारी करते हैं बट आपने फर्स्ट नहीं किया, तो कुछ तो अलग होगा कि नहीं पता। हाँ देखिए, इसका ये है कि प्रिपरेशन तो ऑफकोर्स मैंने कॉलेज के टाइम से ही की है। और कॉलेज में तो सब्जेक्ट ज्यादा रहते थे, तो मैंने जो आरजेएस के जो सब्जेक्ट थे, जो हमारे कॉलेज के सब सिलेबस में मैच होते थे, उन पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया था। और जो आरजेएस में नहीं होते थे उन पे तो इतना फोकस नहीं रहता था, लेकिन हाँ नॉलेज के लिए वो भी पढ़ती थी, लेकिन आरजेएस वाले सब्जेक्ट के लिए ज्यादा फोकस रहता था। और जो मैंने अलग करने वाला है वो मैंने आपको वैसे पहले भी बताया था कि आ, ये सही है कि प्रिपरेशन तो सभी करते हैं और अच्छी मेहनत भी कर ही रहे हैं बहुत से लोग कई सालों से। लेकिन वो जो 2 घंटे हैं या फिर जो आपका जो एग्जाम का टाइम है वो डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसमें आपको अच्छे से दिमाग लगा करके एकदम फ्रेश माइंड से, बिना स्ट्रेस के, वो आपको अच्छे से करना चाहिए। क्योंकि मैंने खुद ने देखे हैं, मेरे साथ के जो थे उनको आते हुए क्वेश्चन भी उन्होंने 4-5 क्वेश्चन, 2 तो मुझसे भी गलत हुए थे प्रीलिम्स में, उनके 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए थे जो भी आते हुए। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें ही हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं, वो ही आपका सिलेक्शन वो रोक देती है। तो इन पे थोड़ा काम करना चाहिए। प्रीलिम्स में जैसे एमसीक्यू फिल करने में ही गलतियां हो जाती हैं, मेंस में है, मेंस में मुझसे भी एक गलती हुई थी। मैंने क्वेश्चन ही क्रिमिनल के पेपर में क्वेश्चन ही मैंने पूरे नहीं देखे थे, मुझे लगा 21 क्वेश्चन है,
और उसमें 22 क्वेश्चन थे। मैंने जल्दी जल्दी में किया, 21 क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो गए, 3 मिनट बचे थे और वो 22वां क्वेश्चन मेरा रह गया था। तो इस तरीके से आप जब मेरा 10 नंबर का एक जजमेंट राइटिंग रह गई थी तो मैं भी बहुत डर गई थी, लेकिन ये है कि मेरे पहले के क्वेश्चन ठीक थे तो मार्क्स अच्छे आ गए। तो ये भी एक गलती है, तो आपको मतलब हड़बड़ाना नहीं है और बहुत अच्छे से आपको, तो ये छोटी छोटी जो गलतियां होती है ना, इन्हीं से ही आपका कुछ गलती होती है, इन्हीं से थोड़ा सिलेक्शन पे आपका फर्क पड़ता है। बाकी प्रिपरेशन तो सब अच्छी करते हैं और तैयारी करते हैं तो होगा ही होगा। लगातार करता रहना भी जरूरी है और होगा, जरूर होगा। थैंक यू। थैंक यू। थोड़ा किरण आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जरा इन लोग को इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए और किन क्वेश्चन का आपने आंसर कैसे दिया, थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बता दीजिए इन लोगों को। जी सर, इंटरव्यू का सर मेरा ये था कि मेरा फर्स्ट दिन इंटरव्यू था और आफ्टरनून में मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। तो एक तो ये मैं, हाँ ये भी मैं डर दूर कर दूं स्टूडेंट्स को, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक से बात करी थी तो उसने कहा मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तो मैं तो वैसे ही डर गई और मेरा इंटरव्यू खराब हो गया और मुझे मार्क्स अच्छे नहीं मिले। तो ये बिल्कुल ही डरने की बात नहीं है, आपका फर्स्ट इंटरव्यू है तो ये तो बहुत, मतलब मुझे तो ये लगा कि ये भी मेरे लिए पॉजिटिव थी कि मेरा जाते ही, मैं जैसे ही गई उन्होंने कहा आप फाइल रखो और अंदर चले जाओ। तो जो वेटिंग रूम में जो बैठने वाला जो स्ट्रेस है ना, वो मुझे फील ही नहीं हुआ। तो ये भी एक पॉजिटिव है, तो ये डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा फर्स्ट दिन ही हो गया, फर्स्ट नंबर ही मेरा ही है, क्या होगा, ये बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। फिर ये है कि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन सबसे पहले यही किया था कि राजस्थान में तो आपको पोस्टिंग कहीं भी दे सकते हैं, तो क्या आप कर लोगे क्या? जैसे राजस्थान में ट्राइबल एरिया भी है, मरुस्थलीय क्षेत्र भी है, तो आप कर लोगे क्या जॉब? राजस्थान सबसे फर्स्ट क्वेश्चन उनका यही था। अब ये है कि आपको टैकल करना, आपको आंसर किस तरीके से देना है। उनको भी पता है कि राजस्थान में कहीं भी दे सकते हैं। तो मैंने उनको इस तरीके से कहा था कि सर मैं जब से मैंने आरजेएस की प्रिपरेशन के लिए सोचा था तब से ही सर ये माइंड मेकिंग की है कि मेरा राजस्थान में कहीं भी पोस्टिंग होगी तो मुझे जॉब करनी है और मैं किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसका आंसर किया था कि सर मैं कर लूंगी कहीं भी मुझे राजस्थान में पोस्टिंग मिलेगी तो ये इस तरीके से था। फिर मेरा एलएलबी, जैसे आज सर ने बताया, एलएलबी के होते ही ये फर्स्ट वैकेंसी थी तो मैंने इसकी प्रिपरेशन की और मैंने इसमें कर लिया। तो कोर्ट में नहीं गई थी, तो और राजस्थान में एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं और मोस्टली स्टेट में एक्सपीरियंस नहीं मांगते। तो उन्होंने कहा कि आपको लगा नहीं क्या कभी कि आप कोर्ट जाओ, कभी आपने सोचा नहीं, ऐसा आया नहीं कभी दिमाग में कि जिस जगह मुझे काम करना, जो मेरी कर्म भूमि है, मैं वहां जाके देखूं एक बार? तो अब ये क्वेश्चन उनका था और वो उन्होंने ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट किया। तो उनका अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि वो भी ये नहीं, उनको भी पता है कि जब एक्सपीरियंस नहीं है इसमें मैंडेटरी तो स्टूडेंट चाहे कोर्ट जाए या नहीं जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आप इस आंसर को किस तरीके से डील करते हो। तो मैंने उनको ये कहा कि सर मैंने प्रैक्टिस नहीं की है लेकिन सर मैंने कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी है, हमारे कॉलेज में कोर्ट विजिट होती थी तो मैं कोर्ट विजिट में कोर्ट जाती थी तो उसकी प्रोसीडिंग देखी है, प्लस मैंने इंटर्नशिप की है हाई कोर्ट में 21 दिन की, तो सर उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की प्रोसीडिंग भी मैंने देखी है। तो फिर उन्होंने प्रोसीडिंग से पूछ लिया, कुछ ने कोर्ट रूम का एनवायरनमेंट पूछा था कि वो कैसा होता है, मूवी जैसा तो नहीं होता ना? तो मैंने कहा सर मूवी जैसा तो नहीं होता है। तो इस तरीके से फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया इजराइल का, कि एक इजराइल की एप्लीकेशन लगी है। तो ये मेरा, मुझे जैसे मैंने कहा ना कि गाइडेंस जरूरी होती है, मैंने जहाँ इंटरव्यू की गाइडेंस ली थी उन्होंने मुझे बताया था कि इजराइल एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग को बोलते हैं, कोर्ट की लैंग्वेज में, जो कोर्ट में लैंग्वेज चलती है उसमें इजराइल बोलते हैं। तो इससे जैसे उन्होंने उन्होंने बोला इजराइल की एक एप्लीकेशन लेगी है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था तो मेरे फेस के हाव भाव ऐसे कुछ चेंज नहीं होते क्योंकि मुझे पता था कि इजराइल एजुकेशन प्रोसीडिंग को बोलते हैं। तो मैंने डायरेक्ट उसका आंसर किया एजुकेशन प्रोसीडिंग को समझ करके। तो ये भी एक पॉजिटिव रहा कि उनको पता है कि ये कोर्ट नहीं गई लेकिन इसको ये वहां पे जो टर्म्स यूज होती है कोर्ट में वो पता है, इसका मतलब है कि गई थी तब इसने अच्छे से किया है। तो इस तरीके से सर ये होता है कि उनका भी ऐसा इंटेंशन नहीं होता लेकिन वो बस ये देखते हैं कि आप किस तरीके से अपना आंसर डिलीवर कर सकते हो। फिर लॉ में उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, प्रैक्टिकल के पूछे थे क्वेश्चन, मतलब प्रॉब्लम दी थी लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी कि कोई बच्चा कोर्ट नहीं गया तो वो उसका आंसर नहीं दे सकता। प्रॉब्लम ऐसी थी कि आप डायरेक्ट से उसके आंसर दे सकते हो। मुझसे लिमिटेशन के सेक्शन 5 की
एसआरए जो है और सीपीसी, इनकी प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चन है वो पूछे थे, और उनके आंसर अब जिसने अच्छे से डायरेक्ट पढ़ रखा है वो दे सकता है। और फिर इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स पूछे थे, और क्रिमिनल में मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। वो आप सबका वो होता है, किसी से पूरा क्रिमिनल ही पूछ ले, मुझसे मेरा इंटरव्यू पूरा सिविल पे ही रहा था, क्रिमिनल में मुझसे नहीं पूछा गया था। तो आपको फिर पढ़ना तो सारा ही है, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। और हाँ, आंसर नहीं आता हो तो जैसे मेरे हुआ था कि एक क्वेश्चन था, उन्होंने मुझसे पूछा था, उसका मुझे उस टाइम आंसर नहीं आता, लेकिन मेरा पढ़ा हुआ था। तो मैंने उनका आंसर इस तरीके, मैंने उनका कहा कि सर सॉरी कि मैंने पढ़ा तो है लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और जैसे ही उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया, मुझे उसका आंसर याद आ गया था, लेकिन फिर बताने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इंटरव्यू में आप रोक नहीं सकते उनको कि सर आंसर याद आ गया। तो अगर आपको आंसर याद आ जाए तो उसको मन में ही रखना है, बुरा बहुत लगता है लेकिन मन में ही रखना है, बताना नहीं है उसको। और एक सॉरी ये होता है कि अगर आपने पढ़ाई नहीं है, दो टॉपिक उन्होंने मुझसे ऐसे पूछे थे जो मेरे नॉलेज में नहीं थे, तो उनके लिए आपको डायरेक्ट सॉरी, मैंने तो यही कहा था कि सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है अभी, लेकिन मैं इसके बारे में पढ़ूंगी, ये कहा था। तो और केस लॉ पे ये होता है कि केस लॉ का नाम आपको याद है या नहीं है, इस पे उनको भी कोई वो नहीं है, वो ये कह देते हैं कि आप अपना ओपिनियन बताओ इसमें, बस। तो ये इंटरव्यू बहुत ही बेसिक होता है, और आपको आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से आंसर डिलीवर कर रहे हो। वो थोड़ा प्रेशर कर देते हैं थोड़ा कि नहीं, ऐसे ऐसे तो कैसे ऐसे हो सकता है, ऐसे इस तरीके। तो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से आप उसको डील करोगे। बाकी इंटरव्यू तो मतलब बहुत ही अच्छे, मेरा जो एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का बहुत ही अच्छा है, और मार्क्स भी मुझे काफी उन्होंने सही दिए हैं इंटरव्यू में। तो इसलिए है कि इंटरव्यू तो बेसिक है बिल्कुल। थैंक यू। चलिए, देखिए आज आप लोग के बीच में बिल्कुल न्यूली सेलेक्टेड राजस्थान के जज के रूप में किरण प्रजापति जी आए। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही डायनेमिक आपने बातों को बताया, और एक एक बात बिल्कुल उसी तरह लग रही जैसे कि रोज़ हम लोग सुनते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट लोग, अभी बिहार का जुडिशरी का था, वहाँ के स्टूडेंट बता रहे थे कि क्या क्या इंटरव्यू पूछा गया, तो बहुत ही अच्छा लगा। देखिए आप लोग इसको अमल करिएगा और इसको अपने डेली के रूटीन में अपने चेंजेस करिए। हम लोग को डेली पढ़ना है, बे रेट पे ध्यान देना है जो आप लोग को डेली बताया जाता है। और अंत में हम किरण जी आपको यही कहेंगे कि आप एक अच्छे जज के रूप में जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहें, आपका नाम हो, आपका सम्मान हो, और एक अच्छे न्यायाधीश के रूप में स्थापित हो। अभी तो आपकी एज बहुत कम है, आपको तो राजस्थान के हाई कोर्ट तक पहुंचना है, जस्टिस नाम के आगे लगना है। तो थैंक यू सर, थैंक यू। इससे आपका भी नाम होगा, आपके माता पिता का, आपके परिवार का, आपके ज़िले का, और एज ए टीचर हमें भी बड़ा गर्व होगा कि किरण और आगे गई। इसी के साथ हम चाहेंगे कि आपने जो बहुत अमूल्य समय दिया, बहुत अच्छा दिया। फिर कभी ज़रूरत होगी, अभी फिर कहा जाएगा आपके बीच में आने के लिए। अभी इनको जाने दीजिए, ट्रेनिंग कॉलेज भी जाना है, ट्रेनिंग करें, फिर पोस्टिंग लेना है, और अपने न्यायिक कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से करें, और एक अच्छा सा कीर्तिमान जिस भी जिले में रहें। देखिए हम लोग देखते हैं, लोग कहते हैं कि ये जज बहुत तेज है। जज तो सभी होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में हो। हाई कोर्ट में तो कभी कभी ये सुनने को मिलता है, एडवोकेट कहते हैं हम इनकी कोर्ट में अभी रिट नहीं लगाएंगे, बहुत तेज जज साहब। तो भाई हम तो चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति हो सब तेज जज बने। ठीक है, थैंक यू किरण, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने बहुत थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू सर। My dear students, how are you? I am Harsh Bihari Srivastava, लॉ एक्सपर्ट्स परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट बिहार एपीओ में क्वालिफाई किए हैं, उनका मेंस का क्लासेस क्रैश कोर्स के रूप में स्टार्ट हो रहा है, और ये कल 21 तारीख है, कल से 8:30 बजे सुबह स्टार्ट हो जाएगा। इस क्लास में आप लोग को आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और जो 6 माइनर एक्ट हैं उसकी क्लासेस आप लोग को करने को मिलेगी। इसमें आप लोग को एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाएंगे और उसी तरह रहेंगे ताकि आप जाके एग्ज़ाम हॉल में उसका आंसर लिखें। और जो और पेपर है
उसके लिए आपको हल्का फुल्का गाइड मिल जाएगा सर की ओर से और आपको उसकी तैयारी करनी है। तो पहला इसमें टारगेट रखा गया है कि वे स्टूडेंट जो बिहार एपीओ का प्री निकाले हैं और बहुत बम्पर वैकेंसी है, 553 पोस्ट है, उसके लिए छूटने ना पाए, क्योंकि डियर स्टूडेंट इतनी पोस्ट आना आगे भविष्य में हमें कम लग रहा है कि आ पाएगी, इसलिए जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं इसका फ़ायदा उठाए। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जो फुली डिवोटेड है जुडिशरी एग्जामिनेशंस के लिए। चाहे कोई वैकेंसी आती, कोई रिजल्ट आता है, कोई एग्ज़ाम होता है, कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं, पार्लियामेंट के कोई अमेंडमेंट आते हैं, कोई नया कानून बनता है, तो सबसे पहले परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पे उसको लॉन्च किया जाता है। फ्री ऑफ कास्ट चैनल है। आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। इससे ये होगा कि जैसे कोई वीडियो आएगा आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आ जाएगा कि सर का कोई नया वीडियो आ गया है।